लास्ट क्लास में 3 रिलेशन बताए थे, जो कि एक तो सबसे पहला रिलेशन किसके बीच में, पोजीशन एंड मोमेंटम के बीच में था। ठीक है, वो क्या था, डेल डॉट आर डेल डॉट पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2। आर में क्या आ जाएगा आपके, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के रूप में पोजीशन दी जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर ये मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम और पोजीशन के बीच में हाइजेनबर्ग का रिलेशन। इसी प्रकार से एनर्जी और टाइम के बीच में भी हमने रिलेशन दिया था, वो क्या था, डेल डॉट ई डेल डॉट टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2। और थर्ड रिलेशन जो था वो किसके बीच में था, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन था, वो क्या था, डेल डॉट एल डेल डॉट फाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2। ये 3 रिलेशन मैंने लास्ट क्लास में बताए थे। आज हमें क्या करना है, ये तीनों रिलेशन प्राप्त कैसे होते हैं या फिर इनका क्या प्रूफ है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो प्रूफ करते हैं वो सबसे पहले पोजीशन और मोमेंटम वाले रिलेशन का प्रूफ करते हैं। वो कैसे प्राप्त होता है वो हम देखेंगे। प्रूफ ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। प्रूफ ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स या अनसर्टेनिटी रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहला इसके अंदर जो आता है वो आपकी किसका है, पोजीशन का, डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये एच कट बाय 2 से ग्रेटर देन लिखा हुआ है, मतलब एच कट बाय 2 से ग्रेटर देन है तो इसका मान एच भी हो सकता है, इसका मान एच कट के बराबर भी आ सकता है, या फिर इनसे डबल भी हो सकता है। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, अगर इस रिलेशन के अंदर कहीं पर भी आप प्रूफ करोगे, प्रूफ करने के पश्चात अगर ऐसा मल्टीप्लीकेशन में बराबर के अंदर आ जाए, एच आ जाए या फिर एच कट आ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है ये दोनों ही वैल्यू क्या होती है, एच कट से बड़ी होती है, छोटी नहीं होती है। तो वो कैसे यूज होगी वो भी आपको इस रिलेशन में पता चलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये एच तथा ये एच कट क्या होते हैं, दोनों ही एच कट बाय 2 से अधिक होते हैं, क्योंकि एच की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। एच कट की वैल्यू होती है 1.054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। लेकिन ये 1.054 का भी क्या होता है, आधा होता है, इसलिए ध्यान रखना है ये दोनों वैल्यू क्या है, इससे अधिक है। अब देखिए, कोई भी दो पार्टिकल है, उनका सुपरपोजिशन करते हैं, उनका अध्यारोपण करते हैं, तो जो हमें वेव पैकेट मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है, इस प्रकार से मिलता है। ये आगे की तरफ चलता रहेगा और इधर से भी आता हुआ रहेगा। तो उस कंडीशन में देखिए कि मान लो कि ये इस प्रकार से वो पार्टिकल से एक वेव ऑफ ग्रुप प्रोड्यूस हो रही है और ये इस प्रकार का एक पैकेट हमें मिल रहा है। इस पैकेट के अंदर कोई भी पार्टिकल है, वो क्या है, यहाँ से x1 से लेके इस x2 के अंदर स्थिति के अंदर अनिश्चितता कितनी दी हुई है, डेल्टा एक्स, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंटों के बीच में, वो मान लो इस पैकेट के अंदर दोनों पॉइंटों के बीच में वो कहीं पर भी हो सकता है। तो मान लो कि अगर कहीं पे भी हो सकता है तो इसका मतलब स्थिति में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स। और मान लो कि इसी वेव पैकेट जो कि किस डायरेक्शन में, एक्स दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहा है, मान लो कि इस दिशा के अंदर जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम कितना है, पी एक्स हो, तो उस कंडीशन में हम इस वेव पैकेट की वेवलेंथ को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए, माना कि माना कि एक कण माना कि एक कण जो कि p संवेग से, जो कि p संवेग से, या फिर ये कह सकते हो पी एक्स संवेग, p संवेग से किस दिशा में, x दिशा में, p संवेग से x दिशा में क्या है, गतिशील है, x दिशा में
एक्स दिशा में गतिशील है कि डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार ब्रोगली के अनुसार द्रव्य कण ये क्या होता है, एक तरंग समूह संबद्ध होता है या कनेक्टेड होता है। कोई भी पार्टिकल है वो गतिशील अवस्था में होगा, तो गतिशील अवस्था में मोशन वाली कंडीशन होगा तो अपने से क्या करेगा, एक ग्रुप ऑफ वेव को क्या करता है, जनरेट करता है, फिर एक ग्रुप ऑफ वेव से कनेक्टेड होता है। तो उस कंडीशन में उस ग्रुप ऑफ वेव की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी हो जाएगी। लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा, एच अपॉन पी आ जाएगा। यहां से हम मोमेंटम के लिए रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, पी बराबर एच अपॉन लैम्बडा। दोनों तरफ क्या कर ले, ऊपर और नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम हो तो जो के होता है वो क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, और एच कट जो होता है वो क्या होता है एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। तो यहां से मोमेंटम के लिए जो रिलेशन आएगा वो पी बराबर क्या आ जाएगा, एच कट के। अगर मान लो कि मोमेंटम के अंदर चेंज या फिर अनसर्टेनिटी को लिखना चाहे तो डेल्टा पी बराबर क्या आ जाएगा, एच कट ऑफ डेल्टा के। ये आपके क्या बन गई, समीकरण नंबर 1 बन गई। और इस वेव, ये वेव पैकेट है, इसकी अगर हम वेव लेंथ को लिखना चाहे, ये जो वेव पैकेट है इसकी इस लेंथ को हम लिखना चाहे तो वो लेंथ किसके बराबर होगी, वो लेंथ का क्या मान होगा वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को मालूम हो कि जो लेंथ होती है या वेव लेंथ होती है वो क्या होती है, तरंग संचरण नियतांक या फिर आप कह सकते हो वेव कांस्टेंट से क्या होती है, रिलेटेड होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हम इसके अंदर जो वेव पैकेट है या फिर इस वेव पैकेट की अगर हम वेव लेंथ को लिखना चाहे, क्या लिखना चाहे, लेंथ ऑफ वेव पैकेट लिखना चाहे। क्योंकि वेव पैकेट भी क्या होता है, एक वेव की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वेव्स होता है, ग्रुप ऑफ वेव से मिलकर बना होता है। उसकी भी क्या होगी, एक वेवलेंथ होगी। तो उसकी भी अगर हम वेवलेंथ को लिखना चाहे या फिर लेंथ को लिखना चाहे तो डेल्टा एल या फिर डेल्टा एक्स जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई अपॉन डेल्टा के बराबर आ जाएगा। क्योंकि ये लेंथ किसको प्रदर्शित करेगी, इस वेव पैकेट की वेव लेंथ को प्रदर्शित करती है। और वेव लेंथ और वेव कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो के बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्बडा। और ये लैम्बडा किसको प्रदर्शित करती है, उस वेव पैकेट या फिर उस वेव की लेंथ को प्रदर्शित करती है। तो अगर हम अब क्या करें, यहाँ पे समीकरण में इक्वेशन नंबर 1 तथा इक्वेशन नंबर 2 का मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2, तो उस कंडीशन में आप देखोगे डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन डेल्टा के इंटू एच कट इंटू डेल्टा के। डेल्टा के क्या तो यहाँ से डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू एच अपॉन 2 पाई से 2 पाई इक्वल्स टू एच। और ये एच जो है वो क्या है, एच कट बाई 2 से अधिक है। एच कट बाई 2 से अधिक हो तो उस कंडीशन के अंदर हम इससे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन जो कि एच से अधिक है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके इसके अंदर रिलेशन निकल गया किस किस के बीच में, मोमेंटम और पोजीशन के बीच में। अगर हमें रिलेशन प्रूव करना के लिए पूछा जाए तो उस कंडीशन में हम डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी एक वेव पैकेट है, उस वेव पैकेट की अगर हम वेवलेंथ को ज्ञात कर ले या उस वेवलेंथ की जो फॉर्मूला है उसको लैम्बडा बराबर अपॉन पी डी ब्रोगली वेवलेंथ से ज्ञात कर सकते हैं। और इस वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में अगर रिलेशन लिखना जाए तो पी बराबर क्या आ जाएगा, एच कट के
मोमेंटम और वेव कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन है वो p बराबर h कट k है, और इसमें चेंजिंग देखना चाहिए, आप होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करना चाहिए, तो डेल्टा p बराबर क्या आ जाएगा, h कट इंटू डेल्टा k। और वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, वेव पैकेट की वेवलेंथ या फिर लेंथ जो होती है वो उनके बीच में वेवलेंथ और वेव कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, k अपॉन 2 पाई अपॉन लैम्बडा के रूप में होता है। तो यहाँ से हम इसकी लेंथ लिखना चाहे तो डेल्टा x बराबर क्या आ जाएगी, 2 पाई अपॉन डेल्टा k के रूप में इसकी लेंथ निकल जाएगी। ठीक है ना। में ये ग्रेटर देन h कट बाई 2 लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये h है वो क्या है, h कट बाई 2 से क्या है अधिक है, इस वजह से यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ग्रेटर देन बाई h कट बाई 2 लिखा है। अगर इक्वल आ जाता तो यहाँ पे आपके क्या है, h के इक्वल आ रहा है, परंतु है तो किससे अधिक है, h कट बाई 2 से अधिक है। सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा, ये वाला कह रहे हो लाजू, ये वाला या फिर ये वाला, जल्दी से बताइए। ये इसमें क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, h कट इंटू डेल्टा के 2 पाई अपॉन डेल्टा के, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में आ गए। टू डेल्टा के से डेल्टा के कट गया, डेल्टा के से डेल्टा के कट जाएगा तो बचेगा ओनली फॉर क्या, 2 पाई इंटू एच कट, और एच कट जो होता है वो किसके बराबर होता है, एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। तो एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा तो यहाँ से 2 पाई से फिर से 2 पाई कट जाएगा, तो बचेगा फिर ओनली फॉर कौन सा, एच ही बचेगा। तो डेल्टा एच डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन एच कट बाई 2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि एच कट बाई 2 से क्या है, एच अधिक है, और एच अधिक है एच कट बाई 2 से, तो इस कंडीशन में ये रिलेशन क्या होगा, हमेशा डेल्टा एच डॉट डेल्टा पी वो क्या होगा, एच कट बाई 2 से अधिक आएगा। तो अब सेकंड जो रिलेशन है वो किस किस के बीच में, एनर्जी और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो कौन सा है, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन। ठीक है, सेकंड डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन एच कट बाई 2, इसकी भी वैल्यू क्या है, वो किसके बराबर होती है, एच कट बाई 2 से ग्रेटर देन होती है। ये वैल्यू कैसे प्राप्त होती है वो देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, इस वेव पैकेट के अंदर क्या है, कोई भी एक पार्टिकल है, वो इस वेव पैकेट को जनरेट कर रहा है, तो उस वेव पैकेट को जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था में होते हुए अपने अंदर से क्या कर रहा है, वो एक वेव पैकेट को जनरेट कर रहा है, और मान लो कि वो एक्स दिशा के अंदर गति कर रहा है, उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है, वी है, इस पार्टिकल कण की वेलोसिटी। ठीक है, और आपको मालूम हो कण की वेलोसिटी v है, और ये वेव पैकेट जो है वो वेव पैकेट जिस वेलोसिटी से गति करता है वो वेलोसिटी क्या होती है, इस वेव पैकेट की वेलोसिटी क्या होगी, वेव पैकेट की वेलोसिटी, वेव पैकेट की वेलोसिटी किसके रूप में रखी जाती है, वो vg के रूप में, या ग्रुप ऑफ वेलोसिटी के, ग्रुप ऑफ वेव की वेलोसिटी के रूप में लिखी जाती है, या फिर आप कह सकते हो ग्रुप वेलोसिटी के रूप में वेव पैकेट की वेलोसिटी को प्रदर्शित की जाती है। तो यहाँ से ये vg हो जाएगी, और अंदर जो अध्यारोपित तरंगे हुई है या फिर जिन तरंगों का सुपरपोजिशन हुआ है जिससे वेव पैकेट का निर्माण हुआ है, उन तरंगों की वेलोसिटी जो होगी उनको हम कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, फेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो मान लीजिए, माना कि माना कि एक कण क्या कर रहा है, एक कण v वेग से, एक कण v वेग से x दिशा में क्या कर रहा है, v वेग से x दिशा में गतिशील है, v वेग से x दिशा में गतिशील है, तथा मान लो उसने यहाँ से गति स्टार्ट की और यहाँ पर हम उसके अंदर गति देख रहे हैं, वो इसके स्थिति में कितना परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा x का परिवर्तन हो रहा है, और ये जो परिवर्तन किया उसने स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक यहाँ तक वो पहुंचा, और उसको मान लो कि इस यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में डेल्टा टी समय लगे, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे इस वेलोसिटी को लिख सकते हैं, इसकी वेलोसिटी क्या है वो भी लिख सकते हैं। तो तथा वो डेल्टा टी समय में क्या है, डेल्टा टी समय में डेल्टा एक्स
दूरी तय करता है तो दूरी डेल्टा एक्स दूरी तय करता है तो तरंग का समूह वेग क्या हो जाएगा, या कण का समूह वेग हम क्या लिखते हैं, वीजी बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा टी किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टी बराबर वीजी अपॉन डेल्टा डेल्टा एक्स अपॉन वीजी के बराबर आ जाएगा। ये क्या हो गया आपके इक्वेशन नंबर 1 हो गई। क्योंकि यहाँ से आप देखोगे जो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, स्थिति में समय के साथ में परिवर्तन को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसको डेल्टा टी समय लग रहा है, और स्थिति में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर x2 माइनस x1। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी किसको प्रदर्शित करेगा, इस पार्टिकल के द्वारा उत्सर्जित हुई ग्रुप ऑफ वेव की वेलोसिटी को प्रदर्शित करेगा, और वीजी का मान डेल्टा एक्स अपॉन डेल टी। तो यहाँ से डेल्टा टी या समय है जो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन वीजी के बराबर हो जाएगा। और कोई भी पार्टिकल जो होता है आपको मालूम हो कि जो एनर्जी जो होती है वो आप क्या लिखते हो, पी स्क्वायर अपॉन 2 है। कौन सी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ई के बराबर आप क्या लिखते हो, पी स्क्वायर अपॉन 2 है। मतलब अगर कोई भी कण गतिशील अवस्था में अपने अंदर से क्या कर रहा है, एक तरंग को प्रोड्यूस कर रहा है, या वेव ऑफ ग्रुप ऑफ वेव को प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप लोगों को मालूम है गतिशील अवस्था में उसकी एनर्जी जो होती है वो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा किसका फलन होती है, मोमेंटम का फलन होती है। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो मोमेंटम की टर्म आ रही है, इसका मतलब एनर्जी हमेशा किसका फलन होती है, मोमेंटम का फलन होती है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यदि कण की ऊर्जा क्या है, यदि कण की ऊर्जा किसका, संवेग p का फलन है, तो अपन एनर्जी E बराबर क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ पी के रूप में लिख सकते हैं, जो कि एनर्जी किसका फंक्शन है, फलन पी का। तो मोमेंटम के सापेक्ष इस एनर्जी के अंदर परिवर्तन, या इस एनर्जी में यहाँ से यहाँ तक आने पे जो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में आने वाले में जो परिवर्तन है वो डेल ई बराबर क्या हो जाएगा, डेल ई बराबर डेल ई अपॉन डेल पी इंटू डेल पी। ठीक है, यहाँ से अगर मान लो कि इस एनर्जी में स्मॉल चेंज ना होकर बहुत ही ज्यादा चेंज हो रहा है, तो आप लोगों को मालूम है अधिक चेंज होता है तो उस कंडीशन में डेल्टा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल डेल्टा में। और आपको मालूम हो तो कैपिटल डेल्टा जो स्मॉल डेल्टा में कब चेंज होता है, जब किसी भी राशि या किसी भी क्वांटिटी के अंदर परिवर्तन क्या हो, अधिक ना हो, परिवर्तन कम हो रहा हो, तो उस कंडीशन में कैपिटल डेल्टा जो स्मॉल डेल्टा में चेंज हो जाता है, और अधिक परिवर्तन होने के कारण, अधिक चेंज होने के कारण स्मॉल डेल्टा जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, कैपिटल डेल्टा में। तो यहाँ से डेल ऑफ ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ ई बराबर डेल ऑफ ई अपॉन डेल ऑफ पी इंटू डेल ऑफ पी के रूप में। और हमने नॉन सॉरी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के अंदर एक रिलेशन पढ़ा था किसके बीच में, एनर्जी, मोमेंटम और ग्रुप ऑफ वेलोसिटी में जो रिलेशन पढ़ा था वो क्या था, वीजी बराबर डेल ई अपॉन डेल पी, या फिर हम वीजी बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा पी लिख सकते हैं, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा पी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा पी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये डेल्टा ई अपॉन डेल्टा पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वीजी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो क्या आ जाएगी, या फिर एनर्जी में जो चेंज है वो किसके रूप में आ जाएगा, यहाँ पर वीजी इंटू डेल्टा पी के रूप में आ जाएगा। ये इसकी समीकरण बन जाएगी। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर ये 2 और इस इक्वेशन नंबर 1 का मल्टीप्लाई करें। क्या करें यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से डेल्टा ई इंटू, या फिर आप ये कह सकते हैं डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी बराबर क्या आ जाएगा, वीजी इंटू डेल्टा पी क्रॉस डेल्टा एक्स अपॉन वीजी, वीजी से वीजी कटा तो डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी बराबर क्या आ गया,
डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी के, जो कि किसके बराबर था, एच के बराबर, मतलब डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी की भी वैल्यू क्या होगी, हमेशा एच कट बाई टू से अधिक होगी। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया, सेकेंड रिलेशन आ गया। क्योंकि आपको मालूम है जो आपने इससे पहले फर्स्ट रिलेशन निकाला था डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, वो किसके बराबर आ रहा था, एच के बराबर आ रहा था। और ये डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आ रहा है, मोमेंटम तथा पोजीशन के भी मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ रहा है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब इसका मान भी किसके बराबर होगा, एच के बराबर होगा। और एच की वैल्यू हमेशा किससे अधिक होती है, एच इज क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, एच कट बाई टू से। तो उस वजह से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी किसके भी ग्रेटर देन हो जाएगा, एच कट बाई टू के ग्रेटर देन हो जाएगा, वो इस रिलेशन से आता है। ठीक है ना, यहाँ तक कि इस रिलेशन में कोई प्रॉब्लम, वो कौन सा रिलेशन है, वो आपके एंगुलर मोमेंटम और किसके बीच में है, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में है। जैसे कि मान लीजिए थर्ड रिलेशन जो है वो आपके किस किस के बीच में है, डेल्टा एल डॉट डेल्टा फाइव इज ग्रेटर देन एक्स बाई, ठीक है। अब ये रिलेशन कौन सी कंडीशन में प्राप्त होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, ये कोई भी कण है, ये क्या है, किसी एक पर्टिकुलर एक्स, जैसे कि मान लो ये कोई भी वाई एक्स ले लो, या फिर आप कैसे ये वाली एक्स एक्स ले लो, ठीक है, इसके इस अक्ष के सापेक्ष वो क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है इसके चारों ओर, ठीक है, इस अक्ष के चारों ओर क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो उसकी घूर्णन गति के कारण जो मोमेंटम उत्पन्न होगा, वो मोमेंटम कौन सा मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि वहां पर भी वो पार्टिकल क्या होगा, अपने मास के साथ में मोमेंटम कर रहा होगा, ऐसे तो कर नहीं रहा होगा। और इस मोमेंटम के कारण, क्योंकि आपको मालूम है जब वो घूर्णन गति कर रहा है, तो घूर्णन गति कर रहा है मतलब वो वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है उस अक्ष के सापेक्ष पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर। तो जब वो वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर वर्ताकार पथ के अंदर क्या हुआ, एंगल चेंज हो रहा है, तभी तो उसके अंदर मोमेंटम हो रहा है, अदरवाइज उसके अंदर किसी प्रकार कोई मोमेंटम नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर एक्स अक्ष या फिर पर्टिकुलर किसी वाई अक्ष के सापेक्ष क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा हो। तो उस कंडीशन के अंदर हम उस पार्टिकल की एनर्जी को लिख सकते हैं या फिर एनर्जी को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कि मान लीजिए कोई, माना कि कोई कण, ना कि कोई कण ओमेगा, माना कि कोई कण ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है, किसी अक्ष के सापेक्ष, किसी अक्ष के सापेक्ष, किसी अक्ष के सापेक्ष, किसी अक्ष के सापेक्ष क्या कर रहा है, घूर्णन करता है। अब देखिए यहाँ पे वो घूर्णन कर भी रहा है, तो आप लोगों को मालूम है वो किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में। तो गतिशील अवस्था में तो इसका मतलब समझ लेना कि वो अपने में से क्या करेगा, एक वेव पैकेट को भी हमेशा साथ में जनरेट करेगा। क्योंकि आपको मैंने बताया था डी ब्रोगली की वेवलेंथ की डेफिनेशन में भी बताया था, और उसके बाद में जितनी भी चीजें बताई मैंने हमेशा उसके अंदर बताया कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर गतिशील अवस्था में है, तो वो अपने गतिशील अवस्था की कंडीशन में अपने में से क्या करता है, ग्रुप ऑफ वेव को जनरेट करता है, या फिर क्या करता है, अपने में से एक वेव पैकेट को जनरेट करता है, जिसके अंदर ही वो क्या होता है, उसकी मोमेंटम या उसकी स्थिति के अंदर के बारे में हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि वो किस मोमेंटम के साथ में आगे बढ़ रहा है, या फिर उसकी स्थिति क्या है उस वेव पैकेट के अंदर। वो सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं, उसके द्वारा जनरेट होने वाले वेव पैकेट के अंदर पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई भी कण क्या कर रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से किसी एक पर्टिकुलर एक्स के सापेक्ष क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो घूर्णन गति करेगा तो उस कंडीशन में उसके पास में एनर्जी कैसी होगी, घूर्णन गति ऊर्जा होगी। तो क्या उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, अतः की गति ऊर्जा ई बराबर क्या होगी, 1/2 पाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हम जब ये गुणन गति कर रहा है तो उसके
गुणन गति के कारण उसकी एनर्जी में होने वाला परिवर्तन, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक या किसी अन्य पॉइंट के ऊपर जब वो पहुंचता है, पहले स्टार्टिंग पॉइंट से किसी अन्य पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज भी होगा। तो एनर्जी में चेंज को देखेंगे तो डेल्टा ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू डेल्टा ओमेगा इंटू ओमेगा। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर ए हो गया। और कोई भी गतिशील अवस्था में या कोई भी पार्टिकल अगर घूर्णन गति करता है तो घूर्णन गति की अवस्था में उसका जो कोणीय संवेग या फिर आप कह सकते हो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसके किसके बराबर होता है, उस पार्टिकल की कोणीय वेग या फिर आप कह सकते हो एंगुलर वेलोसिटी तथा उस पार्टिकल का जो क्या होता है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया जो होता है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया तथा उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर क्या होता है उसका मोमेंटम होता है। क्योंकि जिस प्रकार से आप कोई भी पार्टिकल जो है वो क्या है एक सीधी रेखा में या फिर आप कह सकते हो लीनियर वेलोसिटी कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर लीनियरली वो अगर किसी दिशा में गति कर रहा है तो उस कंडीशन में हमेशा मोमेंटम जो होता है वो उसके मास तथा वेलोसिटी के बराबर होता है। परंतु जो घूर्णन गति होती है या फिर आप कह सकते हो कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है या फिर इस कंडीशन में जब कोई भी पार्टिकल किसी अक्ष के चारों ओर गति कर रहा हो, सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो उस कंडीशन में ऐसा कभी भी नहीं होगा। उस कंडीशन में हमेशा पार्टिकल के मोमेंटम ऑफ इनर्शिया तथा उसके कोणीय वेग जो होता है उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा किसको प्रदर्शित करता है, आपके किसको प्रदर्शित करेगा, एंगुलर मोमेंटम को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे हम कोणीय संवेग को किस प्रकार से लिख सकते हैं, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जो होता है वो क्या होता है एल बराबर किसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया तथा किसके एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसके चेंज को देखना चाहे तो एल बराबर डेल्टा एल बराबर क्या आ जाएगा आई इंटू डेल्टा ओमेगा। क्योंकि कोई भी पार्टिकल है वो किसी भी शेप में अगर गति कर रहा है तो उसका मोमेंटम हमेशा फिक्स रहता है, वो मोमेंटम कभी भी बदलता नहीं है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी बदलता नहीं है। इसलिए यहाँ पे चेंजिंग होगी तो ओनली फॉर किसके कारण होगी, किसके कारण, उसके एंगुलर वेलोसिटी के कारण ही हमेशा किसके कारण किसके अंदर वेलोसिटी होगी, एंगुलर मोमेंटम के अंदर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण कभी भी कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हमेशा वैल्यू किसी भी कंडीशन या किसी भी शेप के लिए हमेशा फिक्स रहती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये क्या होगी आपके समीकरण नंबर 2 हो गई। या फिर इसके अंदर आप और क्या लिख सकते हो, इस समीकरण नंबर 2 में देखो डेल्टा एल किसके बराबर है, आई इंटू डेल्टा ओमेगा, और यहाँ पे भी क्या आ रही है एक टर्म आई इंटू डेल्टा ओमेगा वाली टर्म आ रही है। तो इस इक्वेशन नंबर 2 से आप किस में मान रखोगे, इक्वेशन नंबर 1 में मान रखोगे, इक्वेशन नंबर 2 से मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर डेल्टा ई किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एल इंटू ओमेगा। और ओमेगा जो है वो कोणीय वेग है, और कोणीय वेग हमेशा क्या है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। और अगर हम किसी भी पार्टिकल के कोणीय विस्थापन को फाई से प्रदर्शित करें तो फाई के अंदर टाइम के साथ होने वाले परिवर्तन या फिर कोणीय वेग को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, अधिकतम परिवर्तन या फिर आप कह सकते हो कोणीय वेग है, विस्थापन में होने वाला अधिकतम परिवर्तन की दर है, उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, कोणीय वेग को, कोणीय वेग ओमेगा बराबर हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो इस मान को अगर हम इस समीकरण नंबर 3 में रखें तो यहाँ से डेल्टा ई किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एल इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के। यहाँ से डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एल डॉट डेल्टा फाई के बराबर आ जाएगा, डेल्टा एल डॉट डेल्टा फाई। और यहाँ से डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी किसके बराबर था, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी जो है वो आपके किसके एच के बराबर था। तो यहाँ से डेल्टा एल क्योंकि डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी जो है वो किसके बराबर था, एच के बराबर था। तो उस कंडीशन में डेल्टा एल डॉट डेल्टा फाई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एच के। तो यहाँ से डेल्टा एल डॉट डेल्टा फाई जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय, ठीक है। ये इसके अंदर तीनों के तीनों रिलेशन, मतलब किस किस के बीच में, एनर्जी एंड टाइम के बीच में, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में,
और तीसरा जो फर्स्ट रिलेशन हमने पढ़ा था, मोमेंटम एंड किसके बीच में, पोजीशन के बीच में जो रिलेशन था, वो तीनों इस प्रकार से रिलेशन हो गए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर मान लो कि अगर कोई भी रिलेशन पूछेगा तो वो सिंगली कभी भी एक रिलेशन को कभी आपको प्रूव करने के लिए नहीं पूछ सकता, पूछेगा तो तीनों साथ में पूछेगा। या फिर मान लो कि अगर आपको थर्ड रिलेशन भी पूछ लिया, तो उस कंडीशन में अगर आपको फर्स्ट रिलेशन वाली कंडीशन मालूम है, तभी आप क्या कर सकते हो, थर्ड रिलेशन को प्रूव कर सकते हो। क्योंकि आप देखोगे कि तीनों रिलेशन है, तीनों रिलेशन एक दूसरे से क्या है, आपस में किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड है। तीनों ही रिलेशन आपने जैसे देखा कि हमने पहला रिलेशन निकाला, उसके बाद दूसरा निकाला, उसके बाद तीसरा निकाला, तो दूसरा रिलेशन किसके ऊपर डिपेंड था, फर्स्ट के ऊपर। उसके बाद तीसरा रिलेशन निकाला, वो तीसरा किसके ऊपर था, सेकंड के ऊपर। इसका मतलब ये सेकंड, ये थर्ड रिलेशन जो है वो फर्स्ट के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो इसलिए आपको जो ये तीनों रिलेशन जो है वो क्या होते हैं, म्यूचुअली क्या होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो परस्पर आपस में रिलेटेड होते हैं। अगर एक मालूम है तो ही हम क्या कर सकते हैं, दूसरा और तीसरा रिलेशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम कभी भी दूसरे तीसरे रिलेशन को ज्ञात नहीं कर सकते प्रूफ के रूप में। ठीक है ना। जो तीनों रिलेशन थे, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल है, उसमें तीनों ही रिलेशन थे, वो हमने प्रूव कर लिए तथा ये प्रिंसिपल क्या था वो भी हमने पढ़ लिया। अब इस प्रिंसिपल के द्वारा कुछ जो मेथड है या कुछ जो नियम है, आपने जो पढ़े होंगे, पहले भी पढ़े हैं, वो नियमों का क्या है, एप्लीकेशन के रूप में हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। तो इससे के जो प्रिंसिपल है उसके बारे में बता तो देता हूँ कि कौन से प्रिंसिपल के अंदर है या कौन से लॉज के अंदर इसका यूज होता है। कुछ लॉज है जिनका जिनके अंदर क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स का क्या होता है, यूज होता है। तो वो कौन सी एप्लीकेशन है उसके बारे में बता देता हूँ, लेकिन उन एप्लीकेशन को हम कल के स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके लगभग 2 दिन चलेगी, 2 दिन में वो एप्लीकेशन भी पूरी हो जाएगी। तो उसके बाद में लगभग आपके ये जो यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट चल रही है, वो भी क्या हो जाएगी, लगभग आधी हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद में जो बचेगा वो ओनली फॉर वो क्या होगा, आपके श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं, वो ऑपरेटर और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले टॉपिक बचेंगे। तो वो तो ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, वो तो हो जाएगा। लेकिन जो इनका यूज किया जाता है हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल का जिन एप्लीकेशन के अंदर, वो एप्लीकेशन कौन से वो मैं आपको बता देता हूँ। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। applications of uncertainty principle। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये रिलेशन जो है, ये चारों के चारों रिलेशन जो है वो आपके पहले भी कहीं ना कहीं पे पढ़े हुए। सबसे पहला रिलेशन जो है वो इसके अंदर क्या आता है, किसी भी नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता है। किसी भी नाभिक में इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है। सबसे पहला पॉइंट, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम, ये पढ़ना है। या फिर आप ये कह सकते हैं न्यूक्लियाई के अंदर किसी प्रकार से भी कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर उपस्थित नहीं रह सकता, या फिर उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता इलेक्ट्रॉन का किसी भी नाभिक के अंदर। ये रिलेशन भी किसके द्वारा सिद्ध किया जाता है, ये रिलेशन भी हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा। इसके लिए आपने बहुत सारी चीजें भी पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन इसका जो मेन कारण है या फिर अच्छी तरीके से जो बताया गया कि किसी भी नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता है, उसके बारे में सबसे अच्छी तरीके से जो बताया जाता है वो कौन से सिद्धांत के द्वारा बताया जाता है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा, जो कि प्रैक्टिकली भी प्रूव हुआ। इस सिद्धांत के द्वारा इतनी अच्छी तरीके से मतलब
जो इसका परफेक्ट व्यू है वो इस सिद्धांत के द्वारा पता चलता है कि किसी भी नाभिक में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्यों नहीं उपस्थित होता है, इसका क्या कारण होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी नाभिक में उपस्थित नहीं होता, वो किसके द्वारा पढ़ा जाता है, अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। दूसरा जो है इसके अंदर वो क्या है, दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर की मूल ऊर्जा स्तर बोलो या फिर ग्राउंड स्टेट बोलो, उनकी एनर्जी जो है वो भी हम क्या कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि लगभग किसके बराबर है, आपके -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये वैल्यू जो है ये किसके द्वारा, बोर के द्वारा निकाली गई थी। ये वैल्यू भी किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है, अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा ज्ञात की जा सकती है, जो कि हम पढ़ेंगे। और थर्ड रिलेशन जो है इसके अंदर क्या आता है, सरल आवर्ती दोलक, सरल आवर्त दोलक की मूल ऊर्जा, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, जो शून्य ऊर्जा स्तर, शून्य ऊर्जा स्तर, ऊर्जा 0 पॉइंट एनर्जी भी बोलते हैं इसको, ये भी किसके द्वारा निकाली जा सकती है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा निकाली जा सकती है, जिसका मान क्या होता है, E बराबर 1/2 H कट ओमेगा के बराबर एनर्जी होती है। ठीक है ना, वो भी किसके द्वारा निकाली जाती है, अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा निकाली जाती है। और फोर्थ जो इसका एप्लीकेशन जो है, जो आपको पढ़ना है, वो कौन सा एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है आपके नेचुरल वेवलेंथ या नेचुरल विड्थ ऑफ किसकी, स्पेक्ट्रम, नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रम, या फिर आप हिंदी में बोल सकते हो वर्णक्रमी रेखाओं की, क्या बोलनी है, वर्णक्रमी रेखाओं की चौड़ाई भी बोल सकते हो उसको। ठीक है ना, लास्ट रिलेशन जो है आपका वो कौन सा है, वर्णक्रमी रेखाओं में स्वाभाविक विस्तार। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गति करता है, तो मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गति करता है, तो वो जिन रेखाओं के द्वारा उसकी गति को प्रदर्शित किया जाता है, या जिन रेखाओं के रूप में उसकी मतलब एक जगह से दूसरे स्थान या दूसरे ऊर्जा स्तर में स्थानांतरण को प्रदर्शित किया जाता है, वो रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती है, वर्णक्रमी रेखाएं कहलाती है। जब वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में पहुंचती है, तो उस कंडीशन में उसकी एनर्जी में क्या होती है, अनसर्टेनिटी पाई जाती है। उस एनर्जी में अनसर्टेनिटी के कारण क्या होता है, उन स्पेक्ट्रम में रेखाओं में क्या होता है, थोड़ा सा विस्तार हो जाता है। तो उसी विस्तार को किसके द्वारा पढ़ा जाता है, अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा पढ़ा जाता है। तो जो थर्ड एप्लीकेशन या फोर्थ एप्लीकेशन है वो क्या है, वर्णक्रमी रेखाओं में स्वाभाविक विस्तार, या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है ना, ठीक है, ये चार एप्लीकेशन आपको पढ़नी है इसके अंदर स्पेक्ट्रम, चारों प्रिंसिपल या इन चारों चीजें जो हमने एप्लीकेशन के अंदर देखी, ये चारों की चारों एप्लीकेशन जो है वो आपके पहले कहीं ना कहीं पे पढ़ी हुई है। इन चारों के अंदर ये चारों के चारों इन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, वो हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे इनके बारे में। ठीक है ना,